Assalamualaikum class. Welcome back to the week 11th lecture of web technologies and programming or web programming your courses. ओके बेटे, वीक 10 तक की जो वीडियोस हैं उसमें हमने CSS तक कवर किया, स्टाइलिंग तक कवर किया, देखा कि किस तरह पेज बनता है, किस तरह वेब पेज बनता है, किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद जो मेजर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है वेब प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ PHP, यानी कि डायनामिक सर्वर पेजेस। अब PHP की जितनी भी क्यूरी है वो आपकी कहाँ रन हो रही होती है, सर्वर साइड पे। इससे पहले जो भी सारी HTML की क्यूरीज थी वो हमारी कहाँ पर रन हो रही थी, क्लाइंट साइड पे। ओके, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट सेट करेंगे कि किस तरह हम सर्वर साइड पे कोडिंग कर सकते हैं, किस तरह हमारी वेबसाइट सर्वर पे जाती है, सारी दुनिया में रन हो सकती है। ओवरव्यू क्या है PHP का, PHP के कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या हैं, कौन कौन सी स्ट्रिंग्स टाइप्स यूज़ होती हैं, और PHP जो है वो लूज टाइप लैंग्वेज है। ओके, सबसे पहले जब हमने अपनी इन्वायरमेंट सेट करनी है PHP के लिए, हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें हम सर्वर साइड पे डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक वेब सर्वर चाहिए होगा। वेब सर्वर चाहिए होगा, उस वेब सर्वर के अंदर हम PHP में कोडिंग करेंगे और उसके बैकएंड पे हमारे पास MySQL जो है वो सर्वर इंस्टॉल होगा फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, वेब सर्वर पे, जिसका विंडोज़ का भी उसके पास विंडोज़ का वर्जन भी है, अपाची का भी है, MySQL भी, और PHP भी इस वेब सर्वर पे रन कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस लिंक पे जाना है और वेब सर्वर डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, चेकिंग दी वैम्प स्टेटस। आप जब भी जैसे ही आपने सिस्टम पे अपना वैम्प इस लिंक से डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल कर लिया सिस्टम में, तो आपकी ये जो यहाँ पर टैब आ रही होती है, सॉरी मैं आपको यूँ दिखाती हूँ, यहाँ पर जो टैब आ रही होती है इस मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो वैम्प वाला साइन है ये पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, जैसे ही आपको वैम्प का साइन डिस्प्ले हो रहा होगा, इसका मतलब कि वो प्रॉपर्ली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अगर वो ग्रीन कलर का है, if the icon is red or orange it means it is not working properly, msvrc.dll is missing। अगर इसका कलर जो है वो ऑरेंज होगा या रेड होगा, इसका मतलब है कि ये वाली फाइल जो है ये आपके सिस्टम में मिसिंग है, सर्वर जो है वो सही डाउनलोड नहीं हुआ। आप इसको डिलीट कर देंगे और प्रॉपर्ली नया सर्वर इंस्टॉल करेंगे जो कि इस ग्रीन कंडीशन में आएगा, वो वर्किंग कंडीशन में होगा। पोर्ट कन्फ्लिक्ट आ सकता है, अगर आपकी स्काइप की पोर्ट 8080 यूज़ हो रही है, आपने स्काइप इंस्टॉल किया हुआ या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है या IIS विजुअल स्टूडियो का एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल किया हो, तो आपको उन दोनों की पोर्ट्स 8080 बंद करनी पड़ेगी, तो आपका ये जो है वो वर्किंग कंडीशन में आएगा, क्योंकि पोर्ट 8080 पे ही हमारा नेटवर्क जो है सर्वर जो है वो रन करता है। ओके, अब पोर्ट के इश्यूज़ जो हैं वो किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लिक दी आइकन ऑफ दी वैम्प सर्वर। आप अपने वैम्प सर्वर के जो आइकन है, ये वाला आइकन है, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से पेन उठा लूँ एक सेकेंड। ये जिसका आइकन है आप इस सर्वर पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने क्या करना है, http.config को ओपन कर लेना है नोटपैड में। कंट्रोल F करेंगे और टाइप कर देंगे पोर्ट 8080, वेयर यू कैन फाइंड द occurrence ऑफ द 8080 चेंज इट टू 8081। आपने ये क्या करना है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम ऑटोमेटिकली पोर्ट चेंज कर लेते हैं, मगर अगर किसी का पोर्ट का कन्फ्लिक्ट है, जैसे ही आप वैम्प सर्वर पे डबल क्लिक करें तो ये सारे 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें आपने वैम्प सर्वर को ओपन करना है, नोटपैड पे ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रखनी है और उस नोटपैड पे पोर्ट जो है वो 80 से चेंज करके 81 कर देंगे, यानी कि 80 पे हमारा नेट चल रहा है तो 81 वाली जो पोर्ट है उस पर हमारा वैम्प सर्वर जो है वो रन होना चाहिए। और इस फाइल नोटपैड की फ़ाइल को सेव कर दें। ये नोटपैड की फ़ाइल मिलेगी कहाँ से, आप अपाचे के सर्वर को एक्सपेंड करेंगे, उसके अंदर ही ये httpd.config की नोटपैड की फ़ाइल पड़ी हुई होगी, उसमें जाके आपने क्या करना है, कंट्रोल F से फाइंड करना है जहाँ पर लिखा हुआ है पोर्ट 80, उसको आपने किस पे चेंज कर देना है, 81 पे। क्लिक द आइकन ऑफ द वैम्प सर्वर एंड सेलेक्ट द स्टार्ट ऑल सर्विसेज। फिर आपने क्या करना है, दोबारा इस फाइल को सेव करने के बाद क्लोज करना है, दोबारा इस वैम्प वाले आइकन पे आके पे क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक करके आपने क्या कर देना है, स्टार्ट ऑल सर्विसेज कर देना है। ओके, open your browser, top type localhost:81 and it should be display the home page of web server। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका ब्राउज़र है, लाइक ये जो क्रोम है या फायरफॉक्स है, जो भी नीचे आपका ब्राउज़र यहाँ पर आ रहा है, ये भी मैंने बेटे व्यू इसका ऐसे किया हुआ है कि आपको नज़र आए इसलिए, अदरवाइज यहाँ पर जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रोम या ब्राउज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके आपने उसके URL में क्या टाइप करना है, localhost.81। तो आपका क्या हो जाएगा, वेब सर्वर जो है वो आपके ब्राउज़र पे रन होना शुरू हो जाएगा।
इस तरह आपने टाइप करना है। इस तरह मैंने आगे नेक्स्ट वन बाय वन इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र ओपन किया, उस पर जाकर आपने क्या टाइप किया, लोकल होस्ट कॉलन 81। तो ये जो पेज आपको इस तरह का शो होगा, ये पेज आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन देगा कि आपने एक लोकल होस्ट यानी एक लोकल सर्वर अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लिया। आप जो आपके क्रिएशन करेंगे वेब की, वो किस पे होगी, सर्वर साइड पे होगी। ओके, अब PHP है क्या, हमने पढ़ा कि PHP जो है वो सर्वर साइड का कोड है, ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको क्या कहते हैं, PHP स्टैंड फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ओरिजिनली कॉल्ड पर्सनल होम पेजेस टूल यूज टू क्रिएट द डायनामिक वेब पेजेस पॉपुलर ऑन द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। क्या होती है PHP में, तीन चीज़ें। एक तो हम उसे पर्सनल होम पेज कह सकते हैं कि हम अपनी पर्सनली वेबसाइट जो बना रहे हैं सर्वर की पे, उसमें डायनेमिक पेजेस है। डायनेमिक पेजेस का मतलब जिस पे रन टाइम पे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, जिस तरह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर वक्त फेसबुक पे बार बार हमारी नोटिफिकेशन चेंज हो रही होती है, वो क्या होते हैं, डायनेमिक पेजेस होते हैं, जो कि PHP सर्वर लैंग्वेजेस या सर्वर स्क्रिप्टिंग यूज़ करके क्रिएट हो रहे होते हैं। ओपन सोर्स होता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। एनीवन मे व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द कोड। ओपन सोर्स का मतलब ही ये होता है कि आपने जो भी अपनी वेब का कोड है वो ओपनली अवेलेबल कर दिया। जिस तरह GitHub पे मल्टीपल कोड्स पड़े होते हैं, आप लोग उन कोड्स को उठाते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, उन कोड में अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, और उसके बाद आपको वापस उसी वेबसाइट पे अपना कोड डिस्प्ले करना होता है कि हमने इस कोड में इस डेट को ये चेंजेस की हैं, तो हमारी वेबसाइट ऐसी बनी। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप PHP को यूज़ करते हैं वो अपनी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं। और PHP इज़ अ वाइडली यूज स्क्रिप्ट लैंग्वेज, क्योंकि डायनामिक पेजेस पे हम सारा काम करते हैं, आप सब कुछ डायनामिकली हो रहा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अब PHP फाइल क्या होती है, उसमें किस किस्म का डाटा होता है। PHP की जो फाइल होती है उसमें टेक्स्ट भी पड़ा होता है, HTML वाले डाटा भी होता है, CSS भी होता है, जावा स्क्रिप्टिंग भी होती है, और PHP की कोडिंग भी होती है। PHP code are executed on the servers and the result is returned to the browser as a plain text। अब जो भी कोडिंग है, जिस तरह हमें डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है, पिक्चर्स अपलोड करनी है, कंटेंट्स देखने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बैकएंड पे कहाँ पड़ी होती हैं, डेटाबेस पे पड़ी होती हैं। और जो फ्रंट एंड होता है वो यूज़र को सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। आप बार बार अपनी वेबसाइट पे टेक्स्ट नहीं डालते, आपने एक दफ़ा डेटाबेस में वो टेक्स्ट लिख के रख दिया, वो जितने भी यूज़र ने वेबसाइट पे देखा उन्हें रन टाइम पे वो टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। इसका क्या मतलब कि बैकएंड पे हमारे पास सर्वर साइड पे PHP कोड एग्जीक्यूट होता है, और रन टाइम पे फ्रंट एंड पे यूज़र को सिर्फ प्लेन टेक्स्ट HTML की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ओके, PHP फाइल्स हैव द एक्सटेंशन ऑफ .php। जिस तरह हम HTML के लिए फाइल्स .html से सेव करते थे और वो वेब पेज क्रिएट हो जाता था, इसी तरह PHP में हम जो भी कोड लिखते हैं, जो कि डायनामिक पेजेस डेवलप करते हैं, उस नोटपैड की फाइल को हम किससे सेव करते हैं, .php से। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन दी सर्वर। हमेशा ये कहाँ रन होते हैं, PHP वाले कोड जो हैं वो सर्वर साइड पे रन होता है। PHP is an interpreted language. Scripts are passed at the runtime rather than at the compile time beforehand. Compatible with the many popular databases, that is a server-side scripting language structured similarly to C, C++, both procedural and object-oriented paradigm. PHP जो है वो हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड पे रन होती है। जितने भी डेटाबेस हैं, MySQL है, SQLite, SQLite है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये बहुत सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। और जो है इसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है सिमिलर जिस तरह हमारा C++ का होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और प्रोसीजरल पैराडाइम, दोनों पैराडाइम को वन बाय वन ये हैंडल करती है, कोई भी पैराडाइम यूज़ कर सकती है। ओके, अब PHP क्या क्या कुछ कर सकती है। PHP कैन जनरेट डायनामिक पेजेस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि PHP क्या करती है, डायनामिक पेजेस, यानी कि जो पेजेस रन टाइम पे चेंज हो रहे होते हैं, वो पेजेस के कंटेंट हम किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, PHP के थ्रू। वो स्टैटिक HTML के पेजेस के थ्रू जो है वो क्रिएट नहीं हो सकते। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोजेस फाइल ऑन दी सर्वर। क्या करती है PHP, सारे काम वही करती है जो HTML करती है, मगर HTML सारा काम क्या कर रही होती है, यूज़र साइड पे कर रही होती है। और PHP की जो फाइल है वो सेम काम ओपन भी कर सकती है, रीड भी कर सकती है, क्लोज भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है फाइल को, मगर के अंदर सर्वर साइड पे। ओके, PHP भी डाटा भी कलेक्ट कर सकती है, हम कुकीज़ भी स्टोर करा सकते हैं, जिस तरह हम HTML में भी कुकीज़ स्टोर करा सकते हैं, इस तरह PHP में भी स्टोर हो सकती हैं। PHP भी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई योर डाटा इन द डाटाबेस। आपकी डेटाबेस में जितनी भी सारी चेंजेस करनी है वो आप नॉर्मल HTML से नहीं कर सकते, स्टैटिक चेंजेस नहीं कर सकते, वो हमेशा डायनामिक चेंजेस होती हैं, जो कि हम किसके थ्रू करते हैं, PHP के थ्रू करते हैं। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल द यूज़र एक्सेस, और PHP कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट डाटा। आप नॉर्मल जो HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप जो है वो डाटा इनक्रिप्ट करके नहीं भेज सकते सर्वर पे। जब आप PHP यूज़ करते हैं तो आप डाटा इनक्रिप्ट करके भेजते हैं।
और PHP क्या करती है, जो हमारे यूजर्स की एक्सेस है उनको कंट्रोल करती है। ओके नेक्स्ट, PHP रन्स ऑन दी वेरियस प्लेटफॉर्म्स दैट इज विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि PHP किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं, आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया हुआ है जिस पे PHP रन हो सकती है। PHP इज कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल द सर्वर, जितने भी सर्वर है, आप वेब करें, अपाची करें, IIS सर्वर करें, जो भी सर्वर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इनमें से जो भी इंस्टॉल कर लेंगे PHP सबके साथ कंपेटेबल है। इन सारे सर्वर्स पे आप अगर PHP का कोड लिखेंगे तो वो रन होगा। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ द डेटाबेस। PHP क्या करती है, बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, SQL सर्वर है, MySQL है, SQLite है, ISQL है, डिफरेंट है। PHP इज़ फ्री, डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स। आप इसको PHP www.php.net से भी जाके कोड उठा सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। PHP रन भी बहुत आसानी से हो जाती है सर्वर साइड पर, उसको लर्न करना भी आसान है। ओके एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमारा जो विजिटर है वो वेबसाइट पे विजिट कर रहा है कोई चीज़, उसने क्या किया, अपना नाम एंटर किया, एड्रेस एंटर किया है, डेट ऑफ बर्थ एंटर की है, कुछ व्यूज़ दिए और उसने ओके का बटन क्लिक करके ये फॉर्म जो है सबमिट कर दिया। सपोज आप लोगों ने एडमिशन के लिए एक फॉर्म बनाया और उसके सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट के बटन पर क्लिक किया, वो सारा का सारा पीछे डाटा कहाँ चला गया है, वेब सर्वर पे। अब वेब सर्वर पे जितनी भी सारी कोडिंग हुई होगी वो हमने PHP के थ्रू इस फॉर्म वाले प्रोसेस में की होगी, जो भी कोडिंग करी होगी। ये PHP वाली कोडिंग रिटर्न होगी यूज़र के रिस्पॉन्स पे और लिखा आ जाएगा यूज़र को, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज़ बीन सिक्योर्ड। ये टोटल प्रॉपर प्रोसेसिंग है PHP की। यानी कि फ्रंट साइड पे आप HTML पे काम कर रहे होते हैं, बैक साइड पे जितना भी काम है सर्वर साइड पे वो आप PHP के थ्रू कर रहे होते हैं और यूज़र्स को रिस्पॉन्सेज भेज रहे होते हैं। PHP इज अ स्क्रिप्ट दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। ऐसा स्क्रिप्ट जो आपके HTML के डॉक्यूमेंट में कहीं भी आप प्लेस कर दें, मगर इस PHP के टैग के साथ वो आपके पास क्या बन जाता है, PHP का स्क्रिप्ट बन जाता है। हमेशा जब भी आपने PHP का कोड लिखना है, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी पेज में आपको पता है कि हमारा सर्वर साइड पे काम जा रहा है, तो आपने उसके लिए टैग क्या ओपन करना है, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, फिर PHP और फिर क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर जो भी आप PHP का कोड लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। ओके हाउ PHP फाइल फिट्स विद द HTML। आप ये वाला पोर्शन अगर आप किसी भी HTML फाइल में लिख देंगे तो आपकी वो फाइल में PHP का भी कोड, यानी कि सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हो जाएगी और क्लाइंट साइड की भी हो जाएगी। एम्बेडेड PHP in the HTML code. HTML can also be written inside the PHP code, and PHP can also be written as a standalone program with no HTML at all. अब ये कह रहा है कि PHP आप क्या करते हैं, HTML के पेज के अंदर भी लिख सकते हैं, जिस तरह हम जो थे CSS के लिए फाइल्स HTML के अंदर भी क्रिएट कर सकते थे और हम सेपरेट भी CSS की फाइल लिख के उसको HTML में गेट कर लेते थे। इसी तरह PHP में भी होता है, आप PHP का कोड या तो उस वेब पेज के अंदर ही लिख दें, या आप क्या करें, सेपरेटली एक पेज पे PHP का कोड लिखें, उसे .php से सेव करें और उसको अपने HTML के कोड के अंदर इंपोर्ट करा लें। ओके अब बेसिक रूल क्या है PHP के सिंटैक्स का। PHP कोड इज डिनोटेड इन द वेब पेज विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। हमेशा आपने ये वाला ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाना है। इसके साथ आप या PHP लिखें तो भी काम करेगा, और अगर आप PHP नहीं लिखें तो भी काम करेगा। डिपेंड करता है कि आपका ब्राउज़र या आपका जो वैम्प सर्वर है वो कितना सपोर्टिव है और कितना एडवांस है। ओके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज इक्वल्स टू PHP डॉट स्क्रिप्ट। ये वाली जो लाइन है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने आउटर साइड पे एक सेपरेट फाइल PHP की मेंटेन करके रखी और उसको हमने सिस्टम के अंदर गेट करना हो। PHP स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन। हमेशा PHP की जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, जो भी आप उसके अंदर लाइन लिखेंगे कोड की, उसको किससे एंड करेंगे, एक सेमीकोलन से एंड करेंगे, सॉरी इस सेमीकोलन से एंड करेंगे आप उसको। ओके कमेंट्स कैन बी एडिड एज। ये जो डबल लाइन होती है ये एक सिंगल लाइन के कमेंट के लिए होती है, और ये जो स्टेरिक लगा होता है ये आपके मल्टीपल लाइन के कमेंट के लिए होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कोड एक PHP का सिंपल, ये जो PHP है और ये जो टैग है ये हमें क्या बता रहा है कि हम कोड किसका लिख रहे हैं, PHP का। ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये वाला टैग बता रहा है कि हमारा PHP का स्क्रिप्ट होगा क्या। अगर मैंने पहली लाइन को कमेंट बनाना है तो मैं उसके लिए दो डैशेज ये यूज़ करूँगी। अगर बहुत सारी लाइंस को कमेंट बनाना है तो उसके लिए ये वाला स्टार जो है वो यूज़ करूँगी। ओके ओपन अ नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस और ड्रीम व्यूअर फाइल, राइट अ PHP कोड, save the file .php extension, save all the files in the one directory, copy this directory in the C WAMP www, this is the directory from where the WAMP server access the file। सिंपली ही वैसे ही करना है जिस तरह आपने नोट पैड ओपन करते थे उसमें HTML का कोड अपनी मर्जी का लिखते थे और उसको .html से सेव करते थे। अब आपने क्या करना है, नोट पैड की फाइल ओपन करनी है, कोड लिखना है PHP के लिए, यानी यू क्वेश्चन मार्क लगा के जो भी आप PHP का कोड लिखना चाहते हैं, उसके बाद उसको सेव किससे करना है, .php से।
फिर आपने क्या करना, उस एक फ़ोल्डर के अंदर सपोज़ कि आपने लिखा PHP का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर 3 PHP की फ़ाइल्स बना दी हैं, वो सारी .php से सेव करके इस पूरे के पूरे फ़ोल्डर को उठाना है। इसको कॉपी कहाँ करना है, सी में जाके वेब का फ़ोल्डर पड़ा होगा, उस वेब के अंदर www का फ़ोल्डर पड़ा होगा, उस www के फ़ोल्डर के अंदर आपने ये अपने फ़ोल्डर लिख के रख देना है। इसका मतलब अब ये जो PHP वाला कोड है आपने जाके अपनी सर्वर वाली डायरेक्टरी में रख दिया। अब उसको आप अपने एक ब्राउज़र यानी कि क्रोम, फायरफॉक्स किसी भी चीज़ से गेट कर सकते हैं। वो कैसे गेट करेंगे वो भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले फिर जब सेव कर दिया आपने क्या करना है, अपने वेब सर्वर को स्टार्ट कर देना है। गो टू द लोकल होस्ट आइदर बाय टाइपिंग द लोकल होस्ट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर और बाय क्लिकिंग द वेब सर्वर आइकन इन द टूल बार बाय सेलेक्टिंग द लोकल होस्ट। अब वो ये कह रहा है कि जो आपका यहाँ पर राइट साइड पे W बना आ रहा होता है वेब सर्वर का आइकन, उसको ना यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर लिखा आ रहा होगा लोकल होस्ट, या तो उस पर क्लिक कर दो, और अगर उस पर क्लिक करके लोकल होस्ट ओपन नहीं करना चाहते तो यहाँ से जाओ फायरफॉक्स पे, फायरफॉक्स को ओपन करो और यहाँ पर URL में लिखो लोकल होस्ट :81, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेब सर्वर ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही वो जो पेज मैंने आपको, ये वाला पेज जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, ये वाला पेज जब आपके पास ओपन होगा, जब आपने अपना PHP वाला फ़ोल्डर जाके सी में सेव कर दिया है तो यहाँ पर आपको एक योर प्रोजेक्ट्स में एक नया फ़ोल्डर, ये मैंने देखे कंटेंट्स और डिस्प्ले ग्राफिक्स और ये वाले जो फ़ोल्डर्स बनाए हुए थे, इसी तरह यहाँ पर आपको फ़ोल्डर आपने अपना सपोज़ बनाया PHP का, वो नज़र आ रहा होगा योर प्रोजेक्ट्स वाली टैब पे। आप जैसे ही इस कंटेंट वाले प्रोजेक्ट को आपकी जगह लिखा, आपके फ़ोल्डर की जगह लिखा होता है PHP, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके अंदर आपके पास डाटा जो है वो आपकी कोडिंग का है, आपकी सर्वर का, जो भी आपने वेबसाइट बनाई है आप उसको ओपन कर सकते हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्लाइड में एक्सप्लेन की हैं। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी कि कमेंट की PHP में कैसे लिखते हैं। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आपने ये 2 स्लैशेस डाल देनी है, अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो आपने ये स्टैरिक के साथ मल्टीपल लाइन कमेंट लिख देना है। ये इस पूरी स्लाइड में बेटे यही एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, ये अब कोड से आपको समझ आएगा कि किस तरह कमेंट लिखते हैं। सपोज़ कि आपका HTML का डॉक्यूमेंट है, ये इसकी बॉडी है। अब हम क्या कर रहे हैं, HTML के अंदर ही PHP का कोड लिखी जा रहे हैं। मैंने 2 ही तरीके बताए थे, या आप HTML के अंदर PHP का कोड लिख दें, या आप सेपरेट फाइल में PHP का कोड लिख के उसको इंपोर्ट करा लें HTML के अंदर। अब हमने क्या किया, सेपरेट फाइल नहीं बनाई PHP की, इसी HTML की फाइल के अंदर PHP का कोड लिख दिया। हमने PHP का टैग ओपन किया और यहाँ पर हमने PHP का टैग जो है वो क्लोज़ किया। अब इस PHP के टैग के अंदर अगर आपने सिंगल लाइन कोई कमेंट देना है तो वो आपको इन डैशेस के थ्रू दे सकते हैं या इस हैश के साइन के थ्रू दे सकते हैं। अब आपने 1, 2, 3 लाइन्स का कोई कमेंट देना है तो वो किस तरह दे सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। फिर दोबारा सिंगल लाइन का कमेंट देना है तो वो देखिए 2 स्लैश लगा के आके जो भी आप इंग्लिश में लिखना चाहें अपनी आसानी के लिए वो लिख सकते हैं। अब इस PHP के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा जी एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। जब भी PHP के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके पीछे हमेशा डॉलर का साइन मस्ट है लगाना। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी x क्या करेगा, उसके पास वैल्यू कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है ये कमेंट में है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कमेंट का साइन, ये कमेंट में है 5 + 5। इको का मतलब ये होता है कि प्रिंट कर दो। जब भी PHP में कोई चीज़ लिखनी होती है, प्रिंट करानी होती है, उसको प्रिंट कीवर्ड नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, इको और $x। अब यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी PHP की 10। अब जैसे ही मैं ये पेज HTML का एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास यूँ एक ब्राउज़र ओपन होगा और उस पर वैल्यू क्या लिखी हो रही होगी, नज़र आ रही होगी 10। अभी 1 बाय 1 बताया हुआ है स्लाइड में, जो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इको किस लिए यूज़ होता है। इको इज़ यूज टू राइट आउटपुट टू दी ब्राउज़र। जब हमने ब्राउज़र पे कुछ आउटपुट प्रिंट करानी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, इको का। अब सपोज ये 2 एग्जांपल दी हुई है, वेलकम टू दी PHP और इको वेलकम टू दी PHP। दोनों में से आप कोई भी सिंटैक्स फॉलो कर लें, आपका ब्राउज़र डिपेंडेंट है कि आपका ब्राउज़र इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है या फिर इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है। प्रिंट कैन ऑल्सो भी यूज टू राइट द आउटपुट टू द ब्राउज़र दिस प्रिंट, मगर ये जो प्रिंट और प्रिंट एफ वाले फंक्शन है ये बहुत रेयर यूज़ होते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते आजकल के, सिर्फ इको जो है वो सपोर्ट करते हैं ब्राउज़र्स। ओके, ये हमारा PHP का ब्लॉक स्टार्ट हुआ यहाँ से। इसमें हमने एक चीज़ प्रिंट कराई है कि वेलकम टू दी PHP, और ये हमारा एंड हो गया PHP का ब्लॉक। अब देखो आपको वेब पेज पे क्या लिखा नज़र आ रहा है, वेलकम टू PHP। ये कहाँ से है, ये जो हमने PHP का एक सिंपल कोड लिखा है। अब इसमें URL में गौर से देखो क्या लिखा रहा है, लोकल होस्ट पोर्ट 8081, और जो पेज हमने सेव किया intro.php का, इस intro.php के अंदर हमने ये वाला कोड रख दिया है। लोकल होस्ट पे जाके PHP वाले फोल्डर में intro.php वाले पेज पे डबल क्लिक किया है तो हमें ये वाली आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई है।
Okay, echo statement outputs whether it's told to the browser, it can output not only the plain text but also the HTML tag. आप देखो क्यों कह रहे हैं सिर्फ plain text नहीं प्रिंट करता, इको आपके HTML टैग्स भी प्रिंट करता है। देखो आप चाहते हो कि वेलकम टू दी PHP जो है वो हेडिंग 1 वाले टैग जितनी नज़र आए, तो ये भी आप इको के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको जो वेलकम टू दी PHP है वो हेडिंग 1 वाले फॉन्ट में इतना बोल्ड और बड़ा नज़र आ रहा होगा। कोटेशन मार्क्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इको हेडिंग 1 का स्टाइल होना चाहिए जी, कलर रेड होना चाहिए और उसके बाद वेलकम टू PHP लिखा आना चाहिए। अब ये देखो इको यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। मैंने कहा था कोई भी PHP की स्टेटमेंट है वो किस में एंड होगी, सेमीकोलन में, वो सेमीकोलन लगा हुआ है। अब हेडिंग 1 का टैग यहाँ से ओपन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोज होगा। इसके अंदर टेक्स्ट हम क्या लिखना चाहते हैं वो एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पर हेडिंग 2 का टैक्स जो है वो क्लोज हो गया। इसी तरह हेडिंग 2 का स्टाइल कलर रेड लिखा है और वो भी PHP 1 लिखा है। इसी तरह इको पे हेडिंग 1 का स्टाइल आपने क्या रख दिया, कलर रेड और वेलकम टू दी PHP। अब ये डिफरेंट सेंटेक्स बताएं कि आपने कलर डिफाइन करना है, आप डबल कोट में भी डिफाइन कर सकते हो, सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकते हो, आप स्लैश लगा के भी सिंगल कोट में डिफाइन कर सकते हो, डिपेंड करते हैं आपका ब्राउज़र किसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये देखो यूजिंग दी हेडिंग टैग, अब हमने जो हेडिंग टैग यूज़ किया यहाँ पर पूरे को कंबाइन एक कोटेशन मार्क में यूज़ किया था। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे को एक कोटेशन मार्क में यूज़ किया, मगर इसके अंदर जब हमने कलर लेना था तो वो हमने सिंगल कोड में यूज़ किया। फिर दोबारा हमने हेडिंग को पूरे कोटेशन मार्क में यूज़ किया और इसके साथ हमने एस्केप का करैक्टर इसलिए यूज़ किया कि ब्राउज़र शायद इस कंटेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करा तो इसको सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास वेलकम टू PHP ब्लैक भी लिखा आ रहा है, ब्लू भी लिखा आ रहा है और रेड भी लिखा आ रहा है, जो आपने अपनी स्टाइलिंग यहाँ पर सेट की है उस तरह। ओके, अब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं PHP में। अ कॉन्स्टेंट इज़ अ प्लेस होल्डर फॉर अ वैल्यू दैट यू रेफरेंस विद इन योर कोड दैट इज़ फॉर्मली डिफाइंड बिफोर यूजिंग इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। It is case sensitive. Typically, they are named all the capital character. The function define is used to assign the value to a constant. अब जब भी हमने constants क्रिएट करने हैं हमेशा वो या तो पहला वर्ड उसका लेटर होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर से आपने स्टार्ट करना है। ये हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम हमेशा इनको जो भी कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं वो कैपिटल्स के साथ लिखते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स के पास 3 पैरामीटर हैं, एक नेम है, वैल्यू है और केस सेंसिटिव है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉन्स्टेंट, आपने हमेशा अपने कॉन्स्टेंट का कोई ना कोई नाम जो है वो डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल सपोज ए जो है मैं वो कॉन्स्टेंट लिखी हूँ, वैल्यू भी उसकी कोई डिफाइन करनी है कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी। केस सेंसिटिव है, स्पेसिफाई वेदर द कॉन्स्टेंट नेम शुड बी द केस इनसेंसिटिव, डिफॉल्ट इज फॉल्स। आप इसके साथ केस सेंसिटिव की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इज फॉल्स होती है कि वो केस सेंसिटिव है या नहीं है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह कांस्टेंट नेम हमने डिफाइन किया। अब देखो इको में हमने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, फेवरेट गेम। अब फेवरेट गेम में हमने डिफाइन के फंक्शन के अंदर लिख दिया कि हमारी फेवरेट गेम ये है, कैपिटल और क्रिकेट है। फिर इको किया माई फेवरेट गेम इज़ इको, जो भी चीज़ आपने यहाँ पर डिफाइन की होती है। ये क्या होता है, आपके कॉन्स्टेंट्स जो आप डिफाइन करना चाहते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो उन्हीं डिफाइंड वैल्यूज़ में से आप वैल्यू जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। ओके, कॉन्स्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली द ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। पब्लिक प्राइवेट इसकी सारी समझ होगी आप लोगों को, जिस तरह सी में एस स्पेसिफायर है, इसी तरह जब ग्लोबल जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो ग्लोबल एस स्पेसिफायर होते हैं, यानी कि पब्लिक एस स्पेसिफायर होते हैं। पूरी क्लास में या पूरे इंटायर स्क्रिप्ट में आप कहीं भी उनको गेट कर सकते हो। ये कांस्टेंट की सबसे आसान एग्जांपल दी हुई है, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिफाइन ग्रीटिंग्स, के जब भी हमने किसी को ग्रीट करना है तो उसमें कौन कौन सी ग्रीटिंग्स आ सकती हैं। वेलकम टू दी w3schools.com। अब माई टेस्ट का फंक्शन है, इसमें मैं इको करूँगी डिफाइंड ग्रीटिंग्स का। ये मैंने जैसे ही ग्रीटिंग्स वाला जो कांस्टेंट गेट किया है वो क्या प्रिंट करा देगा मेरे पास, वेलकम टू दी w3 schools। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट के बाद क्या होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर दी कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ जहाँ पर हमने अपना डाटा स्टोर कराना है। जिस तरह सी में हम एक वेरिएबल इसलिए इनिशियलाइज कराते हैं कि वहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करा देंगे, इसी तरह हमारे पास वेब में भी कंटेनर्स होते हैं, हम उन कंटेनर्स को यूज़ करके अपना डाटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं। वेरिएबल्स कैन स्टोर डाटा ऑफ द डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन डू द डिफरेंट थिंग। डिफरेंट डाटा टाइप आप स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया, जब भी वेरिएबल डिफाइन करना है आपने उसके साथ ये $साइन लगाना है। फर्स्ट वर्ड आपके हमेशा वेरिएबल का या लेटर होगा या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। रिमेनिंग कैरेक्टर्स आपके लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, जो मर्जी आप अपने वेरिएबल का नाम रखें, मगर फर्स्ट थिंग या तो वो लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए और उसके पीछे $साइन होना चाहिए। डोंट नीड टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज, मगर इसमें आपको ना डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन के थ्रू,
ना इनिशियलाइज कराना पड़ेगा वेरिएबल का, बस आपने क्या किया, एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करके रख दिया सिस्टम में। केस सेंसिटिव है, डॉलर के साइन के साथ एज एंड एज आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, स्मॉल बी और कैपिटल बी। वेरिएबल नेम कैन ओनली बी कंटेन द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। हमेशा जो वेरिएबल है वो या तो A to Z होगा या 0 to 1 होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा कोई आप कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। डाटा टाइप डज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली, सपोर्ट फ्लोट इंटीजर। आपको जब भी आपने वेरिएबल जिस तरह हम सी में डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स, मगर इसमें हम डाटा टाइप कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। जो सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज उठा लेता है वो वेरिएबल की वो फ्लोट होती है, इंटीजर होती है, बूलियन होती है, स्ट्रिंग होती है, एरे होती है और ऑब्जेक्ट होती है। इनमें से कोई भी डाटा टाइप जो है आप एंटर करते हैं तो सिस्टम उठा लेता है। PHP के पास जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनके 3 डिफरेंट स्कोप होते हैं, एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है और एक स्टैटिक होता है। ये ऐसे ही है जिस तरह पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 ऐसा स्पेसिफायर है हमारे पास सी में, इसी तरह हमारे पास लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और उस फंक्शन के बाहर जो है वो सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर और उस पूरे पेज के अंदर कहीं भी हम उस वेरिएबल को सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, व्हेन द फंक्शन इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ द वेरिएबल्स आर डिलीटेड, however sometime we want a local variable not to be deleted when it is needed for the further job. To do this a static keyword is used. वो ये कह रहा है जब भी आप एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो जैसे ही फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करता है तो वेरिएबल खत्म हो जाता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन खत्म हो जाए मगर उसके बावजूद भी हमें ये वाला वेरिएबल चाहिए। अगर ऐसा हो कोई सिचुएशन तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पीछे स्टैटिक कीवर्ड क्रिएट कर देते हैं ताकि फंक्शन खत्म हो जाए मगर इसके अंदर वाला जो वेरिएबल है वो हम बाद में भी यूज़ करना चाहते हैं, वो हमें डिस्प्ले हो जाए। ओके, अब वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो डिफरेंट सपोर्ट करता है। जो वेब वो कौन कौन सी कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, बूलियन कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है, एरे कर रहा है और ऑब्जेक्ट कर रहा है। ओके, अब वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर होता है, आपने इको किया कि मुझे फेवरेट प्लेयर दिखा दो मेरा जी हेडिंग 1 के साथ। वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया, डॉलर का साइन लगाए, वेरिएबल है फेवरेट प्लेयर, उसके आगे आपकी मर्जी आप इनिशियलाइज़ करें ना करें, यूज़र से इनपुट लें, मगर यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ कर दिए शाहिद खान आफरीदी जो है हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो प्रिंट कर दें माय फेवरेट प्लेयर इज़ इको, ये वाला वेरिएबल आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, शाहिद खान आफरीदी। तो हमारे पास आउटपुट में क्या है, फेवरेट प्लेयर, माय फेवरेट प्लेयर इज़ शाहिद खान आफरीदी। ओके, द गेट टाइप फंक्शन एंड द सेट टाइप फंक्शन। जिस तरह हमारे पास सी में गेट और सेट के 2 बिल्ट-इन फंक्शंस होते हैं, गेट का फंक्शन जो होता है वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है और सेट का फंक्शन जो होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम कोई वैल्यू सेट कर लें अपने वेरिएबल के लिए। इसी तरह सी में भी गेट टाइप और सेट टाइप के 2 फंक्शन हैं। गेट टाइप का फंक्शन जो है ये हमें रिटर्न करता है प्रोवाइडेड वैल्यू जो भी हमारे वेरिएबल के अंदर है, और सेट टाइप जो है ये हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाके सेट करता है जो भी हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं। देखिए हमारा फेवरेट नंबर क्या हमने स्टोर कराया है वो 10। ओके, इको गेट टाइप फेवरेट नंबर, सेट टाइप फेवरेट नंबर इज इक्वल टू फेवरेट नंबर और उसकी टाइप क्या कर दो, स्ट्रिंग कर दो। ये बात समझ आई कि जो गेट फंक्शन है वो हमें वो वाली वैल्यू दे देगा जो हमारे पास ऑलरेडी है, वो गेट कर लेगा फेवरेट नंबर की वैल्यू। और जो सेट फंक्शन वाला है, सेट टाइप वाला फंक्शन है वो क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमने क्या किया, जो हमारा फेवरेट नंबर है उसकी डाटा टाइप क्या कर दो, सेट स्ट्रिंग डाटा टाइप कर दो। ओके, राइट नाउ द टाइप इज इंटीजर, नाउ द टाइप इज स्ट्रिंग, क्योंकि हमने सेट फंक्शन से उसकी टाइप जो है वो गेट कर लिया, तो हमारे पास पहले जो टाइप आ रही थी वो इंटीजर आ रही थी, उसके बाद जो टाइप आई है वो स्ट्रिंग आई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप डिटर्मिनेशन जो होती हैं, नंबर ऑफ द फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल टाइप, इट विल रिटर्न द 1 इफ द कंडीशन सेटिस्फाई, सो दीज आर द बूलियन, इज नेम, वेरिएबल नेम। ये सेम वैसे ही हमारे पास टाइप डिटर्मिनेशन काम करती है जिस तरह हमारे पास इफ़ एल्स काम करती है। इफ़ दिस वैल्यू होगी तो आपको ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगी तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस नेम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल रिटर्न पास करेंगे, अगर तो उसने 1 वैल्यू रिटर्न की तो इसका मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ट्रू है, इफ कंडीशन फुलफिल हो रही है, और अदरवाइज वो 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरह जो टाइप की डिटर्मिनेशन है वो ये चेक करता है कि जो भी आपने वेरिएबल एंटर किया वो इज़ एरे, क्या एरे वाला है या बूल है, उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, इंटीजर है, नल है, न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, डिफरेंट जो है वो कॉमन फंक्शन जो है वो यूज़ होते हैं चेकिंग करने के लिए। ओके, अब हमने इस कोर्स में देखा, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने टाइप डिटर्मिनेशन करनी है कि फेवरेट नंबर किस डाटा टाइप का है। हमने फेवरेट नंबर क्या रख दिया, 7, और फेवरेट स्टोन हमने क्या रख दिया है, एज। ओके, इज इंटीजर, इज स्ट्रिंग, इज इंटीजर, इज स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया, बार बार ये अपने वेरिएबल्स जो हैं ये वाले फेवरेट नंबर वाले और फेवरेट स्टोर वाले हमने पास करा दिए।
इस इंटीजर में पहले फेवरेट नंबर पास कराया, फिर इस टोन वाले फंक्शन में पास कराया, और देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आई। जब हमारे पास इस इंटीजर था फेवरेट नंबर तो इसने वैल्यू रिटर्न की येस, मगर जब इस स्ट्रिंग आया फेवरेट नंबर तो इसने वैल्यू रिटर्न की 0। इस इंटीजर पे जब आया फेवरेट स्टोन तो इसने वैल्यू रिटर्न की 0। जब इस स्ट्रिंग के साथ हमने ये फेवरेट स्टोन पास किया तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न की 1। तो हमारे पास आई वैल्यू 1 0 0 1। जब ये 0 0 वैल्यू रिटर्न करता है तो सिस्टम कोई भी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं करता। हमारे पास ये दो ही वैल्यूज आई जो ट्रू करी कंडीशन को उन्होंने क्या डिस्प्ले करा दिया, 1 1 डिस्प्ले करा दिया। ओके, PHP स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग्स किस तरह PHP में काम करती है। हम कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सेट ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक द हेलो वर्ल्ड, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स मिल के क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना देते हैं। और PHP के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, वो स्ट्रिंग की लेंथ भी कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रिंग को मैक्सिमाइज भी करते हैं, स्ट्रिंग को मिनिमाइज भी करते हैं, स्ट्रिंग को स्किप भी करते हैं, स्ट्रिंग को ऐड भी करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। नाउ वी कैन लुक एट टू दी सम कॉमनली यूज फंक्शन टू मैनिपुलेट दी स्ट्रिंग। जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो हम स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम गेट कर रहे हैं यार ये जो हेलो वर्ड लिखा है इसकी हमें लेंथ बता दो कितनी है। लेंथ किस तरह होती है, काउंट, हम इन सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिए, PHP का कोड स्टार्ट किया, ईगो के साथ हमने कौन सा फंक्शन गेट कर लिया, स्ट्रिंग लेंथ का, उसके अंदर पास क्या किया, वर्ड हेलो वर्ड। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस स्पेस इज 12। हमेशा जो स्ट्रिंग लेंथ है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स है जो काउंट करता है, और ये जो आपकी स्पेस है ये भी आपके पास कैरेक्टर एज आ काउंट हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, काउंट द नंबर ऑफ द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हो कि वर्ड्स कितने, इसमें 2 वर्ड्स हैं, इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स अगर काउंट करने हैं तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट। ये हमारे पास फंक्शन है किसका, स्ट्रिंग काउंट करने का, कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स एग्जिस्ट करें। ये 2 वर्ड्स एग्जिस्ट करें इसलिए हमारे पास क्या आउटपुट आ गई, हेलो वर्ड, 2 जो वर्ड हैं उनकी हमारे पास आउटपुट आ गई है।